भगवत गीता में लिखा है, आप किसी पे आक्रमण ना करो, मगर अगर कोई आप पे आक्रमण करता है तो जवाब जरूर दो, और इसे सेल्फ डिफेंस कहते हैं। इसी ज्ञान के साथ आज हम लोग कुछ ऐसे सवालों को देखेंगे जो अक्सर मेरे रिटेल भाई मुझसे पूछते हैं, और मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है अपनी रिटेल भाइयों की। जब रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, मार्केट क्रैश किया, हमारे रिटेल भाई शेयर में फंसे हुए थे। उस वक्त एक सवाल जो लगातार पूछा जा रहा था कि हम लोग इन वॉर के सिचुएशन में नहीं कमा सकते क्या? कैसे चुने अच्छे सेक्टर जिसमें लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं? उस सेक्टर की किस कंपनी में इन्वेस्ट करना जरूरी है? ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब देना जरूरी था, और साथ में यह भी बताना जरूरी था कि कैसे आप ये सनराइज सेक्टर में इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैं सनराइज की बात कर रहा हूं। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस सेक्टर को सनराइज सेक्टर कहा जा रहा है। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। हर देश अपने डिफेंस को मजबूत करने में लगा है, तो फिर हमारा इंडिया कैसे पीछे रह सकता है? वहां पर याद रखिएगा कि इस डिफेंस सेक्टर पे मैंने पहले से कई बार वीडियो बनाई है और वहां से बहुत अच्छा रिटर्न मिल चुका है, लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि आगे क्या है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है। गवर्नमेंट के क्या प्लान है डिफेंस सेक्टर को लेकर? डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं? क्या है ये सनराइज सेक्टर की कहानी? कैसे कर सकते हैं इसमें इन्वेस्ट? और लास्ट में डिफेंस सेक्टर के ऐसे स्टॉक जो आपको 2023 में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लेकिन जैसा कि मैंने बीच में बताया कि पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, वहां से बहुत अच्छा रिटर्न दे चुके हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ है जहां पे हमें समझना जरूरी है कि आखिर क्या हुआ है। तभी क्या होता है कि जब हम किसी सेक्टर को पकड़ के बैठे हैं तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं, या फिर उस सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उस सेक्टर के शेयर को खरीद सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही एक कंप्लीट पिक्चर बनती है स्टॉक सिलेक्शन की, और वहां पर स्टॉक तो हम बताने ही वाले हैं। आप लोग बहुत परेशान हैं कि सर रात के 8:30 बजे के शो में आजकल सिर्फ आप कंपनी एनालिसिस कर रहे हैं, स्टॉक के लेवल नहीं दे रहे हैं। तो दोस्त, वो अब मिल रहा है टेलीग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, रोज पैसे कमाओ, टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी सब फर्जी है, बहुत सारी टेलीग्राम मेरे नाम से, बिटकॉइन, ये कॉइन, वो कॉइन, और पता नहीं क्या क्या। तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सिर्फ वही ओरिजिनल है, बाकी सब फर्जी है, याद रखिएगा। तो ये डिफेंस सेक्टर की एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कमेंट में बताएं, आपको क्या लगता है 2023 में डिफेंस सेक्टर बहुत बेहतरीन रिटर्न देगा या नहीं? ये कमेंट में जरूर बताएं, जिससे मेरी पूरी एनालिसिस जब आप सुनेंगे तो आपके दिल को खुशी मिलेगी कि आपने जो बोला था वो सही था या गलत था, तो आपकी भी लर्निंग हो पाएगी। तो सबसे पहले कमेंट करें और तब वीडियो देखें। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में अगर आप यूट्यूब की प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेंगे। और डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट ओपन कर लीजिए, स्पेशल टेलीग्राम में ऐड कर दिया जाएगा। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पॉलिसी बनाता है डिफेंस एंड सिक्योरिटीज रिलेटेड मैटर के लिए, और पॉलिसी बनाने के साथ साथ ये इंश्योर करता है कि सारे पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। डिफेंस सर्विस में आती है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 4,78,196 करोड़ रुपए फंड एलोकेट किया गया था। सारी मिनिस्ट्री से सबसे ज्यादा फंड डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया गया। इन फंड का इस्तेमाल हमारे फोर्सेस की सैलरी, पेंशन, उनको मॉडर्न करना, प्रोडक्ट स्टेबल करना, मेंटेनेंस, रिसर्च, डेवलपमेंट में इस्तेमाल करने के लिए। तो आपको जानकर काफी खुशी होगी कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है। फर्स्ट पे है यूएसए, जो अपनी मिलिट्री पे $731.75 बिलियन स्पेंड करता है। सेकंड है चाइना, जो अपनी मिलिट्री पे $261.08 बिलियन स्पेंड करता है। और फिर हम आते हैं इंडिया, जो अपनी मिलिट्री पर $71.13 बिलियन स्पेंड करते हैं। तो जितना भी फंड डिफेंस मिनिस्ट्री को एलोकेट हुआ है उसमें से 26.8% स्पेंड होने वाला है कैपिटल आउटले पर, 29.85% सैलरी पर, 24.22% पेंशन पर, और बाकी स्टोर्स एंड अदर एक्सपेंसेस पर। डिफेंस में कैपिटल आउटले कैपिटल एक्सपेंडिचर को बोला जाता है, जिसमें एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन वर्क, मशीनरी, इक्विपमेंट जैसे टैंक, नेवल वेसल, एयरक्राफ्ट आते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान देने की जरूरत है कि पिछले 10 साल से डिफेंस सेक्टर में कैपिटल आउटले का ट्रेंड निगेटिव था। सबसे हाईएस्ट जो कैपिटल आउटले आया था फाइनेंशियल ईयर 11-12 में था। उस वक्त जितना भी फंड डिफेंस मिनिस्ट्री को मिला था उसमें से 30% एक्सपेंडिचर पर खर्च किया गया था। उसके बाद 18-19 में सबसे कम फंड मिला था, सिर्फ 22%, जो अब वापस रिकवर हुआ है।
जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो यहाँ तक अब आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं किस डिफेंस सर्विस को कितना परसेंट मिला है, तभी तो फायदा समझ पाएंगे। एलोकेट फंड में से 61% आर्मी को मिला, 14% नेवी को, 20% एयरफोर्स को और 6% अदर्स को। सऊदी अरेबिया के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है मेजर आर्म्स का। इसे कम करने के लिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत के सपोर्ट में मैक्सिमम डिफेंस प्रोजेक्ट इंडियन कंपनी को देने का डिसीजन लिया है। और इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। अब तक हम लोग इंडिया के डिफेंस सेक्टर को समझ चुके हैं, कितना फंड मिल रहा है, क्यों ग्रो कर सकता है, और ये भी समझ गए हैं कि इससे हमारे एक सवाल का जवाब तो मिल गया कि जब इंडियन डिफेंस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे तो ग्रोथ भी आएगा, तो इसलिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से डिफेंस मिनिस्ट्री का अब कौन सा न्यूज चर्चा में है। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 84,000 करोड़ का प्रपोजल क्लियर किया है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है डिफेंस मिनिस्ट्री का। 84,000 करोड़ में 24 अलग प्रपोजल हैं, जिसमें 6 इंडियन आर्मी का है, 6 इंडियन फोर्स का है, 10 इंडियन नेवी का है, 2 इंडियन कोस्ट गार्ड का है। तो ये 84,000 करोड़ से गवर्नमेंट टैंक, कॉम्बैट व्हीकल, माउंटेड गन सिस्टम, मिसाइल, बम का मैन्युफैक्चर करने वाला है, जिससे कंट्री को मिलिट्री फोर्स स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प मिलेगी। ये 24 प्रपोजल में से 21 प्रपोजल इंडियन कंपनी का है। मतलब भाई इंडियन कंपनी में बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए सभी पॉइंट को करते हैं समरी में। डिफेंस सेक्टर पे गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, ये डेटा क्लियर बता रहा है। रिसेंटली डिफेंस सेक्टर का 84,000 करोड़ का प्रपोजल क्लियर हुआ है, उससे डिफेंस मिनिस्ट्री को क्या क्या ऑर्डर मिलने वाला है ये भी मैंने बता दिया। अब इसको क्यों सनराइज सेक्टर कह रहे हैं, तो 17 दिसंबर 2022 को 95th एनुअल मीटिंग हुआ था फिक्की का, जिसमें इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने डिफेंस सेक्टर को बढ़ता स्ट्रेंथ और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बताया। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। इंडिया का डिफेंस सेक्टर का एक्सपोर्ट 7 टाइम बढ़ चुका है, मतलब पहले से 7 गुना ज़्यादा डिफेंस टूल्स कंट्री से बाहर सेल किए जा रहे हैं, यानी सिर्फ मंगाया नहीं जा रहा था, सेल भी किया जा रहा है। इससे हमारे देश का और कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। डिफेंस सेक्टर अपने डिफेंस प्रोडक्ट कैपेसिटी को $12 बिलियन से $22 बिलियन तक बढ़ाने का टारगेट रखा है 2025 तक। तो अभी के टाइम में फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर में बैटल टैंक, अटैक हेलीकॉप्टर का मैन्युफैक्चर करके हमारा देश अपनी काबिलियत को साबित कर रहा है। अभी तक क्या था कि कई फॉरेन डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर चाइना और रसिया पे डिपेंडेंट थे, मगर चाइना +1 स्ट्रेटजी की वजह से अब इंडियन मैन्युफैक्चर को भी वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक्सपोर्ट बढ़ाने की। चाइना +1 डाइवर्सिफाइड बिजनेस स्ट्रेटजी होता है, जिसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट सिर्फ चाइना में नहीं बल्कि डिफरेंट कंट्रीज में भी करता है। पहले 20 सालों से वेस्टर्न कंपनी चाइना में इन्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि चाइना में प्रोडक्शन कॉस्ट लो होता है और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से अच्छा डोमेस्टिक मार्केट भी है। मगर अब ये सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिससे इंडियन कंपनी को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और साथ में आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर हमारे इंडियन डिफेंस कंपनी लगातार गवर्नमेंट ऑर्डर ले रहे हैं। इंडिया का एम है सुपर पावर बनने का, जो कंट्रीब्यूट करेंगे पूरे दुनिया के ग्रोथ में। इन्हीं सब पॉइंट के दम पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने डिफेंस सेक्टर को सनराइज सेक्टर कहा है इंडियन इकोनॉमी का। अब टाइम है बोनस का, जिसमें डिफेंस सेक्टर के बारे में हम बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्त, बाद में भूल जाइएगा, बहुत मेहनत लगती है ऐसे कंटेंट को इकट्ठा करने में। तो पहला स्टॉक है BEL, गवर्नमेंट की कंपनी है, डिफेंस सेक्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट पूरा करती है, कोई कर्ज नहीं है। PE है 25.8, इंडस्ट्री का PE है 34.84, तो अंडर प्राइस है। मगर PEG क्या है 2.72, जिससे ओवर प्राइस दिख रहा है, मतलब यहाँ कंफ्यूजन है थोड़ा सा। तो यानी बाय ऑन डिप की कहानी रखिए और SIP मोड में। दूसरा है भारत फोर्ज, कल्याणी ग्रुप का है, $3 बिलियन से ज़्यादा एनुअल टर्नओवर है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है क्रिटिकल पार्ट डिफेंस एंड एरोस्पेस के लिए। कंपनी ने हाल में ही डिफेंस स्पेस का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, जिसका ट्रायल हुआ था मई 2022 में, और आर्म्ड व्हीकल पे भी सप्लाई किया है, जिसका सक्सेसफुल ट्रायल कंप्लीट हुआ है। कच्छ के डेजर्ट में डेट टू इक्विटी 0.99 है, करंट PE 47.1 है, इंडस्ट्री का PE 34.84 है, तो ओवर प्राइस्ड है। PEG रेशियो 5.48 है, तो ओवर प्राइस्ड साफ दिख रहा है। तो मैंने वीडियो के शुरू में क्या बोला था कि अपने को गिरावट में लेना, अच्छे स्टॉक पता चल गए, SIP मोड में लेंगे तो तकलीफ होगी नहीं। तीसरा कंपनी है कोचिन शिपयार्ड, 1972 की कंपनी है, शिप बनाती है, नाम से क्लियर है, गवर्नमेंट की कंपनी है, डेट टू इक्विटी
0.12 है, करंट पी 11.2 है, इंडस्ट्री का पी 38 है, राइट ना। तो इसके अनुसार अंडर प्राइस दिख रहा है। पीजी भी क्या है 0.87, तो दोनों ही पैरामीटर पर अंडर प्राइस है। तो अगेन क्या है, अपन एसआईपी मोड में लेंगे। फोर्थ कंपनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर रिपेयर करता है। 85,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है 2022 में, 45,000 का ऑर्डर कंप्लीट होने वाला है, समझ लो। तो कितना फास्ट काम है, कर्ज कंपनी पर है नहीं। करंट पी कितना है 13.9, इंडस्ट्री का पी 20.86, अंडर प्राइस दिख रहा है। पीजी रेशियो 0.98, यहाँ पर भी सही है। तो अब मुझे बताओ, आपको पता चल रहा है एक साथ पैसा क्यों डालेंगे, क्योंकि एक साथ कोई लगातार तो ऊपर जाने वाली है नहीं, अपन डालेंगे 5 साल का विजन रखेंगे, गिरेगा तो ले पाएंगे। फिफ्थ कंपनी है BDL, भारत डायनेमिक्स। अब यहाँ पर ये मिसाइल अलाइड डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करता है, आकाश सरफेस को टू एयर मिसाइल, एंटीटेक मिसाइल, जिसमें 12,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, 15,000 करोड़ का ऑर्डर आने वाला है, कर्ज है नहीं, पी है 24.4, इंडस्ट्री पी है 20.86, ओवर प्राइस्ड है। अपन SIP मोड में गिरे में जो करेक्शन हुआ है मौका है, तो अगर डिफेंस सेक्टर को फंड मिलता है तो इन कंपनियों को मैक्सिमम ऑर्डर मिलने के चांस है। और जब ऑर्डर मिलेगा, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे तो अर्निंग आएगी, तो कंपनी ग्रो करेगी, तो आपको रिटर्न मिलेगा। इसी के साथ एक और पॉइंट है जो मैं बोला था बताऊंगा, अब टाइम है वो पॉइंट बताने का। तो पहले इंडियन डिफेंस सेक्टर में FDI का इन्वेस्टमेंट बस 49% तक लिमिट था, अब बढ़कर 74% तक आ गया है। ऑटोमेटिक रूट में और गवर्नमेंट रूट से 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ऑटोमेटिक रूट में दूसरी कंपनी को RBI या गवर्नमेंट के अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इन्वेस्टमेंट करने की। तो FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें फॉरेन कंट्री का पैसा देश में इन्वेस्ट होता है। पहले अगर 100 रुपये FDI इन्वेस्ट होता था तो उसमें सिर्फ 49% डिफेंस सेक्टर में हो सकता था, अब 74% हो सकता है। तो इसका डोमेस्टिक कंपनियों में पॉजिटिव असर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट पूरा होगा, तो इसलिए भी ग्रोथ होगी। तो उम्मीद होगा कि पूरी एनालिसिस से पूरा विजन क्लियर हुआ होगा कि शेयर कैसे देखते हैं, सेक्टर एनालिसिस कैसे करते हैं, उसके बाद शेयर को कैसे पकड़ते हैं, किस तरीके से गिरावट में देखते हैं। वीडियो को पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।